चला गया। तो श्रोताओं, आज हम इनसे मिलिए कार्यक्रम में बात कर रहे हैं दीपेंद्र दीवान जी से और बहुत सारी बातें हुई रोचक। आगे बढ़ते हैं। दीपेंद्र जी, आपने आदिवासी संस्कृति की बात की, जनजातियों की बात की, आपने बहुत सारे जगहों को कवर किया है, फिर चाहे वो अपने राज्य में हो या जैसा आपने जिक्र किया झारखंड, महाराष्ट्र वगैरह। एक बात हम जरूर जानना चाहेंगे कि जो आदिवासी जनजाति है, जो जनजाति से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें क्या आधुनिकता का प्रभाव आ रहा है या वो जो मूल स्वरूप है वो आज कहीं बचा हुआ है? धीरे धीरे आधुनिकता का प्रभाव जनजातियों में भी आ रहा है। जिस प्रकार से हमारी जो टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ी हैं, मोबाइल है, संचार के माध्यम बढ़े हैं, शिक्षा बढ़ी है, उनके जीवन में भी बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। उनके रहन सहन में भी बदलाव आ रहा है। उन्हें जो उनकी आने वाली जो जनरेशन है, उनको भी अपनी पुरानी चीज़ों को सिखाने की ज़रूरत अब आएगी। जिस प्रकार से मैं अभी देखता हूँ, और कुछ जगह है जहाँ वो मूल रूप से अभी भी रह रहे हैं, तो दोनों के बीच में हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं जिस प्रकार से उनको मिल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन तो है, पर वो परिवर्तन उनके जीवन के लिए सकारात्मक ही है। बिल्कुल। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य का जो असर है इन सुविधाओं का, वो भी उनको मिल रही है। और दीपेंद्र जी, यहाँ हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे, जैसा आपका शौक है, फोटोग्राफी भी आप करते हैं साथ साथ, लेखन के साथ साथ, तो इन तमाम जगहों में जहां जहां आप गए और किस जगह ने आपको ज्यादा प्रभावित किया, कौन से चित्र खींचकर आपको बहुत सुकून मिला? मैं रायपुर से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी में देव हिल्स है। वहाँ कुछ आदिवासी संस्कृति जंगलों में रहती है, उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। क्योंकि मैं बरसात के दौरान गया था, तो मानसून और जंगल और आदिवासी, उनका जीवन मैंने बहुत करीब से महसूस किया। वो मुझे काफ़ी दिल को छुआ, उनके रहन सहन, उनसे मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली कि वो कैसे बेसिक चीज़ों के साथ में अपने जीवन को लेके चलते हैं। वो मुझे काफ़ी दिल को छुआ। बिल्कुल। दीपेंद्र जी, जैसा लेखन और फोटोग्राफी आपका शौक है, तो लेखन के क्षेत्र में आप सॉफ्टवेयर से आए, तो वो कौन सी प्रेरणा थी जिसने आपको इस ओर आने के लिए प्रेरित किया? मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था, उस समय मेरी हिंदी की जो टीचर थी, उनकी कक्षा में मैं हमेशा एक्टिव रहता था, उनको सुनता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि अपनी बात को हिंदी में रखना चाहिए। साथ में मैंने कोशिश की कि हिंदी को एक मतलब बहुत ज़्यादा वो कठिन ना हो, लोगों को समझ में आए, तो कुछ अंग्रेजी के शब्दों का समावेश करना शुरू किया। और मैंने फिर धीरे धीरे इस और काम करने की कोशिश की। तो सॉफ्टवेयर की फील्ड से यहाँ आने में मुझे ज़्यादा तकलीफ इसलिए नहीं हुई। पहले हम पेपर पेन पे लिखा करते थे, अब हम मोबाइल लैपटॉप पे कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करते हैं। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं आसान हो गया काम, और हमारे जो विचार हैं वो हम उसको लेखन के रूप में उतारना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल। तो दीपेंद्र जी, आप जो पत्रिका निकालते हैं, तो उस पत्रिका में क्या किन विषयों का समावेश होता है? मैं शुरू से लेके अभी तक मैंने जो भी अंक निकाले हैं, उसमें मैं हर प्रकार के विषयों का समावेश करता हूँ, चाहे वो पर्यटन से जुड़ा हो, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, आयुर्वेद, हमारा योग, हमारी संस्कृति के जुड़े हुए पुरातत्व स्थल, हमारे राजनीतिक जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, वो बिजनेस में क्या चीज़ें चल रही हैं और तकनीकी रूप से क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं और बाजार में उसका क्या महत्व हो सकता है, शिक्षा से लेके चिकित्सा तक, मैं सभी विषयों पे देखता हूँ मैगजीन में। और साथ में अभिनय जगत पे भी मैंने रंग और अभिनय जगत को एक विशेष स्थान दे रखा है, क्योंकि व्यक्ति की अभिव्यक्ति ही सबसे ऊपर होती है। बिल्कुल। तो आपने रंग और अभिनय की बात की, तो छत्तीसगढ़ में आप कैसा परिदृश्य पाते हैं? रंग कर्म की बात कर लें या फिर फिल्मों की बात करें? वर्तमान में मैं छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से रंग कर्म से जुड़े लोगों को देखता हूँ, तो निश्चित तौर से ये मैं मानता हूँ कि उनका जीवन सार्थक होगा छत्तीसगढ़ में। और जिस प्रकार से वर्तमान में अभी उनके लिए ध्यान दिया जा रहा है, अभी जिस प्रकार से फिल्म सिटी का निर्माण होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, रायपुर में इसका बहुत अच्छा एक स्कोप है। पहले भी लोगों ने यहाँ पे हबीब तनवीर जैसे लोगों को ये उनकी भूमि रही है और विश्व में उनका नाम है, तो छत्तीसगढ़ कहीं कम नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर कहा आपने। और जहां तक अब आपकी जो प्रदर्शनियों की बात करेंगे, शायद आप इससे जुड़े हुए हैं, आप आदिवासी संस्कृति को नजदीक से देखकर उसे
लोगों तक लाना चाहते हैं, उनके पास तक, ये कैसा प्रयास है आपका और इसे किस तरह से आपने अंजाम दिया? मैं इसको कैटेगराइज करके काम कर रहा हूँ। मैं कुछ एक कैटेगरी में उसको मैंने बांटा है, जैसे उनका रहन सहन, उनका भोजन, उनकी वेशभूषा, उनके गहने, उनके घरों का किस प्रकार से वो घरों में रहते हैं जी, किस प्रकार से उनकी कृषि करने की उनकी तकनीकी रही है, क्या वो वैसा ही काम कर रहे हैं, किस प्रकार के वो अनाज का उत्पादन वो करते हैं। तो ऐसे मैंने अलग अलग माध्यम से, और किस प्रकार से वो कलाकृतियों को, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते हैं, उसमें उनका रोजगार के प्रमुख क्या ऐसे सोर्स हैं जिसके माध्यम से वो अपना जीवन चला पाते हैं, इनको मैं बारीकी से देखता हूँ। वो कैसी भाषा, कैसी बोली बोलते हैं, उस पर भी मेरा उतना ही फोकस है। तो दीपेंद्र जी, जब आप इन आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं तो किन चीजों का आप ध्यान रखते हैं और कितना समय आप इसके लिए देते हैं? मैं जनरली वीकेंड पे जाता हूं, क्योंकि मुख्य धारा में मुझे भी काम करना पड़ता है। वीकेंड में जब मैं जाता हूं तो मेरा प्रयास ये होता है कि मैं बहुत सुबह बहुत जल्दी अपनी शुरुआत कर सकूं, ताकि शाम तक मेरे पास काफ़ी समय रहे। मैं विषय को जैसा है वैसा का वैसा ही क्लिक करना पसंद करता हूं, उसको किसी तरीके से उसमें बदलाव या उनको उस लायक बनाने की कोशिश नहीं करता जी। और मैं ये भी ध्यान देता हूं कि उसमें कहीं किसी के इमोशंस के साथ कोई छेड़खानी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और उतना ही मैं डिस्टेंस का भी पालन करता हूं। जी। तो दीपेंद्र जी, ये जरूर बताएं कि आपने जैसा पहले भी जिक्र किया कि सरगुजा के क्षेत्र में आदिवासी भाइयों ने आपका बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन क्या कभी आपको कोई परेशानी आई इन क्षेत्रों में जाने में, या फिर कोई ऐसा रोचक संस्मरण हो जिसे आप सुनाना चाहें? मैं अभी कुछ दिन पहले कोरिया बैकुंठपुर के क्षेत्र में गया था। वहाँ पे मैं पांडो जाति के लोगों के घर, ऐसे लिमिटेड घर थे, 4-5 घर थे जहाँ वो रहते थे। मैं वहाँ पहुँचा, मैं उनको, जैसे मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं आप लोगों के से मिलना चाह रहा हूँ, आपकी फ़ोटोग्राफी, मेरे को कुछ कुछ चीज़ें चाहिए। तो उन लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और उनको एक सहजता से, मतलब मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक भाषा से वो जुड़ते हैं। तो मैंने छत्तीसगढ़ी में बोलना शुरू किया। जब मैंने छत्तीसगढ़ी में बोलना शुरू किया तो वो लोग मुस्कुराए और उन्होंने भी मेरे को अपनी जो भी उनकी छत्तीसगढ़ी के साथ साथ जो उनकी भाषा थी लोकल, उसमें उन्होंने मुझे जवाब दिया। मैं फ़ोटो खींचा, उनको फ़ोटो खींच के तुरंत मैंने दिखाया, देखिए आप कैसे दिख रहे हैं। तो उनके चेहरे पे एक स्वाभाविक सी एक मुस्कान थी। वो मेरे लिए, मुझे लगा कि ये करोड़ों रुपए भी दे के नहीं खरीदी जा सकती। जो खुशी मुझे महसूस हुई, जो खुशी उनको महसूस हुई जी। तो ये मेरे प्रयास रहते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, जब मैं पीछे मुड़ के आगे बढ़ा, मतलब मैं वहां से वापस हो रहा था, तो वो चर्चा कर रहे थे कि भैया बहुत अच्छी छत्तीसगढ़ी बोल रहे थे। मतलब मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मैं अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ, छत्तीसगढ़ी बोल लिया, तो उनसे भी वो काफी कनेक्ट हुए। तो लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करने का मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। बिल्कुल, बहुत ही बेहतर बात है। और एक बात जरूर हम जानना चाहेंगे आपसे, जैसा आपने जिक्र किया कि झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के तमाम क्षेत्रों में आप गए हैं, तो क्या दीपेंद्र जी आप पाते हैं कि अमूमन जो ये संस्कृतियां हैं आपस में कहीं मिलती जुलती सी लगती हैं? हाँ, ये संस्कृतियां आपस में मिलती जुलती हैं। अगर आप गुण की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आपका गुण आपके आंध्र प्रदेश में भी है, साउथ में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो ये सही, जो भी उनकी जनजाति हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती। रहन सहन थोड़ा परिवर्तित हो सकता है, बट इनकी बेसिक जो चीजें हैं वो मिलती जुलती हैं। बिल्कुल। तो श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं लेखक और फोटोग्राफर दीपेंद्र दीवान जी से। दीपेंद्र जी, बहुत विस्तार से आपने अपने बारे में बताया, अपनी जर्नी, अपने सफर के बारे में बताया, अपने शौक के बारे में आपने बताया। यहाँ जरूर हम जानना चाहेंगे कि आपका इतना रुझान है, आप विज्ञान से संस्कृति के क्षेत्र में आए हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उन चित्रों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस कार्य में आपका सहयोग कोई कर रहा है, या फिर हम अगर ये जानना चाहें कि और लोगों का रुझान कैसा है, युवाओं का रुझान खासकर, तो आप कैसा पाते हैं? मुझे सहयोग तो मिलता है, कई मित्रों का सहयोग मिलता है, कई प्रकार से लोग मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको पता है कि मुझे इस प्रकार की चीज़ें पसंद आती, तो मुझे वो आज की सोशल नेटवर्क के माध्यम से भी मेरे को जानकारियाँ मिल जाती हैं। वहाँ जाने के लिए मुझे उतना मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि कोई ना कोई सहयोगी मेरे साथ होता है।
और युवाओं के संदर्भ में अगर मैं बोलूंगा तो इस डायरेक्शन में युवा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे हमारे उनको मैंने देखा, काफी करीब से महसूस किया कि वो भी अब इन सब चीजों की ओर आगे जा रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कई ऐसे आदिवासी यूट्यूबर्स भी हैं जो आज राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका नाम है। कई लोग साथ हम कुछ ऐसे मित्र हैं जो आपस में मिलके ऐसे यूट्यूबर्स को भी हम क्या कंटेंट आप लोग समाज के सामने रखें, ऐसे ही हम लोगों ने उनको शिक्षा दी है। और मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि हम उन लोगों को एक डायरेक्शन दे पा रहे हैं जो आने वाले समय में हमारे राज्य की संस्कृति तक को जन जन तक जोड़ सके। मतलब आप ये समझते हैं कि जो सोशल नेटवर्क है इसके माध्यम से बहुत दूर दूर तक भी, दूर देशों तक भी हमारी संस्कृति पहुंच सकती है। बिल्कुल सही है ये। बहुत अच्छी और लंबी आपसे बातचीत हुई दीपेंद्र जी। आपके शौक और आपके रुचियों को हमने नजदीक से जाना। चलते चलते जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं आकाशवाणी के श्रोताओं से ये कहना चाहूंगा कि रेडियो जो है वो लोगों को दिल तक छूता है। हम जब रेडियो सुनते हैं, साथ में हम और भी काम करते हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क कहीं किसी प्रकार के तनाव को महसूस नहीं करता है। तो रेडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए और रेडियो में रोचक कार्यक्रम जिसका निर्माण आप लोग करते हैं वो हमको दिल को छूता है और आप लोग इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा बनाते रहें। और रेडियो में एक खासियत मुझे लगती है, एक जमाने से चला आ रहा है वो पैटर्न आज भी बरकरार है, यानी आपकी भी एक संस्कृति है जो आप लोगों ने अभी तक बना के रखी है। बिल्कुल। मैं मूल रूप से युवाओं को, बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि अपनी संस्कृति और पुस्तकों से दोस्ती करें और अपने हेल्दी जो लाइफस्टाइल होती है उसके लिए वो अपने जीवन को जिए। पाश्चात्य संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। मैं आज इतने लंबे समय से देख रहा हूँ कि जो पाश्चात्य संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं वो भारत की संस्कृति को अब अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारी संस्कृति जो है वो हमारी धरोहर है, इस धरोहर को हमको बचा के रखना है, उसमें आप लोग इससे जुड़ते रहें। बेहतर कहा आपने। और हमारी संस्कृति और जो धरोहर हैं उनको निस्संदेह बचा कर रखना है, क्योंकि यही भारत की पहचान है। तो दीपेंद्र जी, आज आपसे बहुत ही अच्छी बातचीत हुई। आपके तमाम पहलुओं को हमने जाना और निस्संदेह हमारे श्रोताओं को भी अच्छी जानकारियां मिली होंगी। आज आपने आकाशवाणी को अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परेश जी।